समाज कार्य शोध के स्टेप, जिसको सोपान कहते हो, चरण, उसको बता रहा हूँ। और उसमें से मैंने आपको समस्या का जो निरूपण था वो बता चुका हूँ। परिकल्पना थी, मैंने उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। और आज मैं उसी के आगे चल रहा हूँ। और अनुसंधान अभिकल्पना, जिसको आप कहते हो डिज़ाइन भी, रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हो आप लोग, है ना। जैसे देखिए, हमने बताया था PhD, तो यानी आपका P कंप्लीट हो गया, H कंप्लीट हो गया, D चल रहा है ना। और इसमें मैंने साहित्य समीक्षा भी बता दिया आपको, है। साहित्य समीक्षा भी बीच में आती है, तो ये भी मैंने क्लियर करवा दिया। अब मैं आप लोगों को D यानी डिज़ाइन के बारे में बताने चल रहा हूँ। और यह एक प्रकार का अनुसंधान अभिकल्पना कहा जाता है, और इसी को कहीं कहीं प्रारूप के रूप में भी जाना जाता है इसे, ठीक है। प्रारूप भी इसे कहा जाता है, ठीक है, कि अनुसंधान का प्रारूप। अच्छा, आप ध्यान से समझिए ज़रा, अनुसंधान अभिकल्पना है क्या चीज़। तो अभिकल्पना अर्थात किसी भी समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेना, ये अभिकल्पना करती है। जैसे आपने कोई आइडिया या गेस कर लेते लगा लेते हैं कोई एक्टिविटी, जैसे कोई चीज़ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने पहले ही आइडिया लगा लिया कि इसका ये रिज़ल्ट होगा, है ना, इसका ये रिज़ल्ट होगा, तो एक प्रकार से यहाँ पर जो होता है इसको डिज़ाइन बोला जाता है। और जब आप प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो उसमें किसी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में जो अध्ययन होता है वह अनुसंधान की आधारशिला मानी जाती है, उसको अनुसंधान की एक आधारशिला मानी जाती है। तो आप रिसर्च में जो डिज़ाइन है वो एक ऐसी गतिविधि है जिसमें अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, और उसको ध्यान में रख कर हमें क्या बनाना पड़ता है, उद्देश्य, हमें उद्देश्य बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी भी समस्या के बारे में, कोई समस्या है और उस समस्या के बारे में, बात को ध्यान समझिएगा, उस समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेना। और यही कहने का मतलब हुआ कि यह जो डिज़ाइन आप करते हैं या अनुसंधान उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है, तो उसको ध्यान में रख के कार्य कारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेना, वही आपका क्या कहलाता है, अभिकल्पना कहलाती है, डिज़ाइन। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आई ना आपको, क्या है ये अनुसंधान में, बोलिए। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अभिकल्पना एक ऐसा कार्यकारी तर्कवाक्य है, कल्पनात्मक धारणा है अथवा पूर्वानुमान होता है जिसे शोधकर्ता अनुसंधान की प्रकृति में, प्रकृति का मतलब नेचर के आधार पर वह पहले ही निर्मित कर लेता है एवं अनुसंधान के दौरान उसकी वैधता की परीक्षा भी करता है। तो मतलब पहले ही शोधकर्ता जो होता है उस समस्या के बारे में कारणों का पहले से ही अनुमान लगा लिया कि भाई ये समस्या हो सकती है वहाँ पर, तो यह एक प्रकार का अभिकल्पना बनाया है, डिज़ाइन कर लिया इसने। ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। और इसमें जैसे मैं कहूँ तो कार्यकारी तर्कवाक्य हो सकता है, कल्पनात्मक धारणाएं हो सकती हैं, पूर्वानुमान हो सकता है। कल्पनात्मक धारणा का मतलब होता है चिंतन को लेकर कल्पना कर सकता है वहाँ पे। पूर्वानुमान का मतलब होता है कि पिछला आइडियाज़ रख के ध्यान में, पिछली धारणाएं ध्यान में रख कर उसने एक आइडिया लगाया होगा, कोई चिंतन किया होगा, ठीक है, वो पूर्वानुमान हो जाएगा। कार्यकारी तर्कवाक्य मतलब वाद विवाद के माध्यम से उसने क्या किया होगा, डिज़ाइन को रूपरेखा दिया होगा, यानी एक प्रकार से कह सकते हो अभिकल्पना किया होगा, ये रिसर्च में। तो बेसिकली रिसर्च में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कारणों के संबंध में जो आइडिया लगाए जाते हैं उसी आइडिया को कहा जाता है अभिकल्पना। बस इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो अभिकल्पना सत्य और असत्य दोनों भी हो सकती है। देखो, आप लोग जो आइडिया लगाते हो वो सत्य भी हो सकता है, आपका गलत भी हो सकता है ना। तो ऐसे में अनुसंधान में संकलित और विश्लेषित किए गए तथ्यों के आधार पर जो डिज़ाइन होता है उसको प्रमाणित की जाती है, और इसी प्रकार की अभिकल्पनाएं समय एवं काल से परे प्रमाणित होती जा रही है, और वह धीरे धीरे एक सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित होती जा रही है। कहने का तात्पर्य, एक मिनट मैं किसी को ज्वाइन करता हूँ, मुझे थोड़ा सा चलिए, देखें ध्यान से सुनिए मेरी बात को।
मैंने कहा कि जब कोई अभिकल्पना या डिज़ाइन सत्य है या असत्य है, जब ऐसी प्रतिक्रिया देखने को हमें मिलती है तो रिसर्च में हम उसको क्या कर लेते हैं, कलेक्ट भी करते हैं। चाहे वो असत्य हो चाहे वो असत्य हो, सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है, ठीक है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं उन तथ्यों को, जो भी हमारे पास फैक्ट मिले हैं, उन तथ्यों को मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता हूँ। और वही छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके जब मैं कोई कल्पना या अभिकल्पना के रूप में प्रमाणित करता हूँ तो यह एक प्रकार का क्या कहलाता है, आपका अभिकल्पना का रूप कहलाता है। तो यहाँ हम यही कह सकते हैं कि अनुसंधान अभिकल्पना जो तैयार करना होता है वो कल्पना के आधार पर भी होता है, तर्कवाक्य के आधार पर भी होता है, ठीक है, और वाद विवाद के आधार पर भी होता है। तो इतनी बातें आप लोगों को अभिकल्पना में ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार मुझे बताइए जरा, अभिकल्पना समझ में आया आपको? अभिकल्पना क्या है? अभिकल्पना ही उपकल्पना कहा जाता है, इसी को रूपरेखा भी कहा जाता है, इसी को प्रारूप भी कहा जाता है। बात समझ में आई आपको? बोलिए। तो ज़रा देखिए, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए एक और बात ध्यान से सुनिए। अभिकल्पना एक गतिविधि है और यह अनुसंधान उद्देश्यों का, मतलब रिसर्च में जो अभिकल्पना जो एक एक्टिविटी है, इसी अभिकल्पना का मतलब डिज़ाइन, ठीक है। तो अनुसंधान डिज़ाइन की एक विधि है और यह अनुसंधान उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है और समय पर आधारित करके एक योजना बना दी जाती है। तो यह जानकारी एकत्र करने के तरीके, उनके स्रोतों के बारे में शोधार्थी, जिसको आप कहते हो अनुसंधानकर्ता, का मार्गदर्शन करता है और यह अध्ययन के तरह या उसी की तहत चरों के बीच में जो संबंध निर्देशित किए जाते हैं, उन्हीं की रूपरेखा को हम कहते हैं अभिकल्पना। उन्हीं की रूपरेखा को हम क्या बोलते हैं? अभिकल्पना बोलते हैं। तो आवश्यक जानकारी को एकत्र करने को लेकर, या उसको विश्लेषण करने की विधि को लेकर, या उसकी प्रक्रियाओं को निर्देशित करने को विधि को लेकर, तो जब इस तरीके की कोई एक्टिविटी आप करते हो कि एकत्र जानकारी ले लिया आपने, उसका डाटा का विश्लेषण कर लिया, क्रियाओं को निर्देशित कर दिया और इसके माध्यम से आपने कोई एक योजना बना दी, तो वह एक प्रकार का आपका क्या कहलाएगा? अभिकल्पना कहलाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अभिकल्पना आप समझ गए हैं। जैसे कोई अध्ययन कार्य क्षेत्र है, किस प्रकार का डेटा आपको एकत्रित कर सकते हैं, और डेटा एकत्रित करने के लिए जो भी आपने विश्लेषण किया है उसी विधि को अपनाई जाती है, तो वह अभिकल्पना कहलाती है एक प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यह आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने की विधि में प्रक्रियाओं का निर्देशित करने का एक महायोजना होता है, मतलब एक प्लानिंग होती है, जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना, ठीक है। और ध्यान रखना, समस्याओं के बारे में कार्य कारण संबंधी पूर्वानुमान लगा रहे हो आप, उसको अभिकल्पना कह रहे हो। और अभिकल्पना एक ऐसी जानकारी है जहाँ पर आप तर्कवाद कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, पूर्वानुमान लगा रहे हो, वही एक प्रकार का क्या है? डिज़ाइन है। और उन्हीं डिज़ाइन के माध्यम से ही हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डेटा ले रहे हैं और उन्हीं डेटाओं का मैं विश्लेषण भी करता हूँ और एकत्रित भी करता हूँ। एकत्रित करने का मतलब जो वांछनीय डेटा होगा उसको रखेंगे, जो काम की डेटा होगा, और जो काम की डेटा नहीं होगा उसे हम नहीं रखेंगे अपने पास। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है? अभिकल्पना में हो रहा है, डिज़ाइन में किया जाता है इस तरीके से। आप लोग ऐसे ही भी प्लानिंग। अच्छा एक चीज़ बताइए, योजना, कोई काम करने से पहले योजना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आप लोग बताइए ज़रा, योजना बनाते हो ना। और यही जो योजना बनाते समय जो भी गतिविधियाँ शामिल होती हैं वो एक प्रकार की रूपरेखा होती है, ठीक है। आपने किसी कार्य को करने से पहले उसके डिज़ाइन दिया है, रूपरेखा दिया कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, ठीक है। उन्हीं काम करने के संबंध में वो सारे डेटा जो आपको मिल रहे हैं, जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, वही आपकी अभिकल्पना का है। अभिकल्पना में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, इसके कुछ देखो, उपकल्पना भी अनुसंधान, उपकल्पना भी एक प्रकार का अनुसंधान निकालाता है, तो उसमें कुछ विचार सम्मिलित हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ क्या क्या सम्मिलित हो सकते हैं, देखो, शोध अध्ययन का उद्देश्य शामिल होगा आपका, ठीक है। पहली बात, शोध अध्ययन का उद्देश्य होगा। फिर डाटा एकत्र करने की विधि का चयन करेंगे आप। फिर उसके बाद जानकारी का स्रोत होगा। फिर डेटा एकत्र करने के साधन होंगे। फिर डेटा का गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में आप उसका विश्लेषण करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई अभिकल्पना बनाते हैं, कार्य कारण संबंधी पूर्वानुमान लगाकर अभिकल्पना जब भी कोई चीज़ें बनाते हैं, तो उसके संबंध में अनुसंधान अभिकल्पना को विचार में कुछ समावित चीज़ें होती हैं। जैसे शोध का अध्ययन का उद्देश्य क्या है,
वह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप डिज़ाइन कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है उस विधि का चयन करो, किस विधि से आप उस डेटा को ले रहे हो। भाई केस वर्क के माध्यम से ले रहे हो कि ग्रुप वर्क के माध्यम से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो उस डेटा को, है ना। इन डेटा को लेने का तरीका, मतलब से ग्रुप वर्क मतलब समूह में डेटा ले रहे हो, और केस मतलब व्यक्तिगतकरण के रूप में ले रहे हो आप डेटा, उसको समुदाय के रूप में समुदाय के माध्यम से आप डेटा ले रहे हो। तो ये जो डेटा आप ले रहे हो यह एक प्रकार का अनुसंधान अभिकल्पना के विचार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसको जानकारी के स्रोत होते हैं, कौन कौन से जानकारी के स्रोत हैं, किस तरीके से आपने लिया है आंकड़े को, अभी आप पढ़ेंगे आंकड़े के स्रोत कौन कौन से होते हैं, मतलब ठीक है ना, उसके बारे में बताऊँगा। और फिर उसके बाद डेटा को एकत्र करने के साधन कौन कौन से थे आपके पास, ठीक है, कौन से फॉर्म लिया था आपने, ठीक है, वो फॉर्म कौन सा है, तो आपने उस फॉर्म को बनाया होगा, तो डिज़ाइन तो किया होगा, उसकी डिज़ाइन किया होगा, पहले नाम लेंगे, फिर फादर्स नेम, माता का नाम, पिता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ होगा, इत्यादि चीज़ों के बारे में जो आपने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है, तो यह एक प्रकार से प्रदाता एकत्रित करने के साधन के रूप में जानते हो। यानी फॉर्म लिया, अब फॉर्म किसके अंतर्गत आ जाएगी, किताबें, पुस्तकें, डायरी इत्यादि चीज़ों के माध्यम से लिया, किससे लिया, तो ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फिर डेटा को गुणात्मक रूप में भी लिया जाता है, मात्रात्मक रूप में लिया जाता है। कहने का मतलब ये संख्या के रूप में भी लिया जाता है और उसकी क्वालिटी के आधार पर भी लिया जाता है, यानी एक प्रकार से उसके व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक का मतलब होता है व्यवहार के रूप में, ठीक है, जो व्यवहार कैसा कर रहा है वो, तो उसका व्यवहार के रूप में भी आप डेटा को लेते हैं। और मात्रा, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रिटन में ही हो, ये मौखिक भी हो सकता है, ठीक है, डेटा आपका मौखिक भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर 3-4 बातें याद रखना। पहली बात तो ये कि यह जो आप अभिकल्पना करते हैं, वह अभिकल्पना करने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि मान लीजिए वो समुदाय जो है प्रभावित है, उस समुदाय को प्रभावित होने के कारण हमें पता नहीं है कितने लोग प्रभावित हैं उस कोविड-19 से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई समुदाय है कोविड-19 से प्रभावित है, तो उस समुदाय में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उद्देश्य जानना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन डेटा को एकत्रित करेंगे, और वह एकत्रित करने का चयन विधि क्या होगी, मेथड्स कौन सा आपने फॉलो किया है, ठीक है, वो ओके। तो आपको इस तरीके से वहाँ पर डेटा को लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं आगे आपसे बात करूँ, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं डेटा को एकत्र करने के जो साधन होते हैं वो किस तरीके से यूज़ में लाए जाते हैं, उनको साधनों का आप ध्यान में रखिए। डेटा को एकत्रित करने के साधन कौन कौन से होते हैं वो, फिर गुणात्मक और मात्रात्मक। अभिकल्पना में 2-3 बातें, और मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से कि समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का जो पूर्वानुमान लगाते हो वही अभिकल्पना होती है। और अभिकल्पना जरूरी ये नहीं कि पूर्वानुमान के ही आधार पर आए, है ना। तो अभिकल्पना तर्क वाक्य पर भी आ सकता है, कल्पना के आधार पर भी आ सकता है, और पूर्वानुमान के आधार पर भी आ सकता है। आप कल्पना भी कर सकते हो, आइडिया भी लगा सकते हो, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जो इसके माध्यम से हम उसको ले सकते हैं। अभी तो मैंने प्रियंका गौतम को ऐड किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। चलो, इतनी बात तो आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये था डिज़ाइन, और हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। अच्छा देखिए, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, लाभ जानते हैं आप, इसके बेनिफिट्स, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं अभिकल्पना में जो बेनिफिट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के, वो कौन कौन से डिज़ाइन के बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, क्यों कर रहे हो आप इसके। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि शोध में कार्य कुशल को बनाता है, जैसे जो कार्य कुशलताएँ हैं, जो कार्य करने का तरीका है उसको बनाए रखता है, एक्टिव होता है इसमें, ठीक है। तो एक प्रकार से अनुसंधान में कार्य कुशलता का बना रहना, यह आपका अनुसंधान अभिकल्पना के डिज़ाइन के अंतर्गत एक लाभ के रूप में देखा जाता है, एक लाभ के रूप में। और अनुसंधान में जो भी संकलित, जो भी विश्लेषित किए गए तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही हम अभिकल्पना को प्रमाणित करते हैं, उनको प्रमाणित करते हैं। यही कारण है कि इस अनुसंधान में कार्य कुशलता बनाए रखना चाहिए। पहली बात ये लाभ होता है, इसमें बना रहता है। दूसरी बात ये है कि इससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, जैसे समय और धन की न्यूनतम व्यय का अधिकतम सूचना प्राप्त होना। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधन का जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलतम, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे समय और धन की न्यूनतम व्यय होनी चाहिए, ठीक है, अधिकतम सूचना प्राप्त, मतलब आप सोचिए समय कम होना चाहिए, धन भी कम होना चाहिए, उसका धन का कम खर्च होना चाहिए, समय कम खर्च होना चाहिए,
और कम समय में कम धन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं मिल सकें। तो ये डिज़ाइन इसीलिए बनाई जाती है। बिना प्लानिंग के आप कोई काम अगर करेंगे तो समय भी ज़्यादा लग सकता है, धन भी आपका ज़्यादा लग सकता है ना। तो डिज़ाइन करने का मतलब यही होता है कि जब भी कोई चीज़ आपने तर्कवाद के आधार पे लगाया हो या कल्पना के रूप में लगाया हो या पूर्वानुमान के आधार पे आपने लगाया हो, तो यह एक प्रकार का अनुसंधान अभिकल्पना में सबसे अहम बात है कि कम धन, कम खर्च और कम समय इत्यादि के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो यह आपका लाभ है। एक और लाभ देखिए यहाँ पर, डिज़ाइन अनुसंधान में लचीलापन होना चाहिए। मतलब लचीलापन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बताइए ज़रा, लचीलापन का मतलब समझ रहे हैं आप? लचीलापन क्या होता है? देखिए, लचीलापन का मतलब होता है एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं जिसको हम, है ना, जिसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकें। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई समाज कार्य शोध के दौरान कोई भी समस्या के प्रति आप काम करना चाह रहे हैं, तो उस दौरान जो भी आपने नियम, रूल, रेगुलेशंस, विधि, प्रविधि इत्यादि चीज़ें बनाई हैं और बाय द वे कुछ ऐसी समस्याएं आपको मिल गई, तो अपने विधि और नियम को या रूल रेगुलेशंस को तुरंत चेंज भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नियम बनाइए जिसमें लचीलापन हो, जिसमें दोबारा मॉडिफिकेशन भी किया जा सके आवश्यकता के अनुसार। बाय द वे मान लीजिए व्यक्ति ने क्या कर दिया, समस्या खड़ी कर दी कोई, तो अगर कोई व्यक्ति समस्या खड़ी कर दिया तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, आपको वहाँ पर लचीलापन, रूल होना चाहिए, नियम होना चाहिए अभिकल्प में, तुरंत आप उसको मॉडिफिकेशन कर दें। बाय द वे मान लीजिए एक फॉर्मेट बनाया और उसमें सारा फॉर्मेट बनाया और आपने माता की आयु लिखना भूल गए। ठीक है, माता की आयु फॉर्मेट में लिखना भूल गए क्योंकि फॉर्मेट अभिकल्पना का डिज़ाइन है, और आपने सब लिखा, तो आपने क्या किया, उस कॉलम में मॉडिफिकेशन कर दिया आपने। तो यह लचीलापन कहलाया एक प्रकार से। आपने फॉर्मेट में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया कि माता का नाम डाल दिया और माता के नाम के साथ साथ फिर उसकी आयु भी डाल दिया आपने। तो यह एक प्रकार का डिज़ाइन का ही पार्ट माना जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का लाभ ही है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनाए ही जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें, इससे पूर्वाग्रह की संभावना कम होती है। देखिए, अगर आप डेटा ले रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है और सोशल वर्कर जब भी कोई व्यावसायिक कार्य करता है तो उसमें बेसिकली पूर्वाग्रह होता ही नहीं है। पूर्व धारणा के आधार पर जो है भेदभाव करता ही नहीं है। पहली बात, ऐसी चीज़ तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे ये पूर्वाग्रह जो होता है, जो डेटा मिला है हम उसी को फील करेंगे, है ना, उससे अधिक तो चीज़ें फील करेंगे नहीं। ठीक है, बाय द वे मान लीजिए अगर किसी का वेतन आपने अगर लिखा है तो इसमें पर्टिकुलर आप तो ये नहीं करोगे, अगर आपकी जान पहचान का बंदा है कोई तो आप उसका लिख दे 7,000, और जो जान का व्यक्ति नहीं है उसकी जो है वेतन अगर आप लिख ले 25,000 लिख दे। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है इसमें, है ना। तो यह एक प्रकार का सिमिलर होगा और यह आप पर डिपेंड करेगा। तो वेतन का जो कॉलम बना रखा है आपने, तो एक प्रकार से पूर्वाग्रह की जो संभावनाएं होती है उसको भी कम करता है ये। तो देखिए यहाँ पर भेदभाव भी कम हो रहे हैं, कार्य कुशल सही बनाया जा रहा है, कम समय लग रहे हैं, कम धन लग रहा है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं भी मिल रही हैं। और आपने जो फॉर्मेट बनाया है वो फॉर्मेट कैसा है आपका, वह पूर्वाग्रह से रहित है, पूर्वाग्रह से कम है। देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है शायद, आई थिंक सोलंकी। ओके, एक मिनट, सोलंकी जी, चलिए। तो आपने ये देखा यहाँ पर कि पूर्वाग्रह के जो संभावनाएं होती हैं वो भी कम हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता हूँ, अनुसंधान की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ाते। देखो, निष्पक्षता का मतलब एक प्रकार से है कि आपने वहाँ पर भेदभाव नहीं किया है, वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखा है। तो वस्तुनिष्ठता एक प्रकार की निष्पक्षता को रिप्रेजेंट कर देती है, और विश्वसनीयता एक प्रकार का आप वो एक्टिविटी होती है जो डेटा मिला है वो कितना तटस्थ है, कितना सत्य है। ठीक है, म्यूट हो जाइए एक बार, बच्ची की आवाज़ आ रही कोई बैकग्राउंड से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जब भी कभी आपसे कोई प्रश्न बनाया जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपसे प्रश्न इस टाइप से बनेंगे, कहेगा कि निम्नलिखित में से बताइए अनुसंधान अभिकल्पना के लाभ कौन से नहीं है। ठीक है, कौन सा लाभ नहीं है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसे बनाया जाएगा। तो आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपका ऑप्शन यही मिल जाएगा कि समय और धन के न्यूनतम व्यय में या व्यय से अधिकतम सूचना प्राप्त करनी चाहिए, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं, यहाँ पर दूसरा रहेगा कि अनुसंधान में विश्वसनीयता और निष्पक्षता को। देखो, निष्पक्षता एक ऐसा शब्द है
जो बच्चों को कंफ्यूज करता है और बच्चे गलत कर जाते हैं। और निष्पक्षता का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये पॉजिटिव शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर वस्तुनिष्ठता की बात कर रहा हूँ, ना कि व्यक्तिनिष्ठता की बात कर रहा है। तो निष्पक्षता वाला शब्द एग्जाम में ज़रूर मिलेगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि स्वयं जो समाज कार्य शोध होता है उसमें कार्य कुशलता को बनाए रखने का कोई लाभ है। तो एक बात ये भी सत्य है कि कार्य कुशलता को लाभ में बनाए रखता है अभिकल्पना, एक प्रकार का उपकल्पना जिसको आप कहते हो डिज़ाइन, ठीक है। ये आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा, इसमें एक और ऑप्शन दे देगा आपसे, पॉइंट्स दे सकता है कि पूर्वाग्रह की संभावना को कम करना। तो पूर्वाग्रह जो है कम करना, तो इसमें से भी 4-5 पॉइंट ऐसे देगा ABCD करके इसमें से, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें निगलेक्ट करके लिखा रहेगा, जिसे निगलेक्ट करने का मतलब एक आध पॉइंट आपको ऐसे भी मिल जाएगा कि अभिकल्पना जो होती है वह अस्थायी कथन के रूप में जानी जाती है। तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अस्थायी कथन के रूप में नहीं अस्थायी कथन के रूप में जानी जाती है अभिकल्पना, ठीक है। तो अस्थायी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, आप इसे एलिमेंट कर देना। ऐसे ऐसे पॉइंट लिखे रहेंगे आपको वहाँ पर, ठीक है। और अभिकल्पना में जब कभी भी आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई कि अभिकल्पना तर्क, वाक्य, कल्पना, धारणा और पूर्वानुमान के माध्यम से होता है, तो ये भी सत्य माना जाएगा आपका, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये अभिकल्पना के लाभ हो जाएंगे। अभिकल्पना का मतलब ही होता है डिज़ाइन। जैसे आप कोई काम करने से पहले कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो ना, वही डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, आप उद्देश्य जानते भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो यह एक प्रकार का जो शोध प्रारूप है, यही आपका शोध अभिकल्पना है। अब यह अभिकल्पना के जो उद्देश्य हैं वो मैनहम ने दिया है, मैनहम ने दिया है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा कि मैनहम ने उद्देश्य दिया कि नहीं दिया, ये आप भूल जाइए, ठीक है। बशर्ते आप उद्देश्य यहाँ पर उसका याद रखिए। उद्देश्य क्या हो सकते हैं, देखिए एक उद्देश्य तो ये हो सकता है आपका कि अपनी उपकल्पना का समर्थन करने और वैकल्पिक उपकल्पनाओं के खंडन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा करना होता है। देखो इसका उद्देश्य एक ही काम होता है। हम जो डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि कारण से संबंध में जो भी जानकारी हो हम उसको कलेक्ट कर सकें, हमारा काम यही होता है, ठीक है। तो हमें जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। तो इकट्ठा वाला जो शब्द आता है, देखो डेटा कलेक्ट करना, यह एक प्रकार का स्टेप तो आता ही आता है, लेकिन वहाँ पे डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं सेवार्थी के रूप में। और अगर सेवार्थी के रूप में जैसे ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, केस वर्क के रूप में, तो हम डेटा ले रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि साक्ष्य इकट्ठा करना होता है। तो साक्ष्य इकट्ठा करने का यहाँ पे प्रारूप बनाया गया है, ठीक है, प्रारूप बनाया गया है, डिज़ाइन बनाई गई है। तो ज़रूर आपको यहाँ पे ऑप्शन में ज़रूर लिखा रहेगा उपकल्पना, ज़रूर आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा कि उपकल्पना जो है पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा करने में मदद करता है। तो ये ज़रूर आपके साथ मिला रहेगा उसमें, ठीक है। वरना आप साक्ष्य इकट्ठा करेंगे तो ये पॉइंट गलत कर जाता है, मतलब दूसरी तरफ इंगित कर देता है, क्योंकि डाटा कलेक्शन भी एक स्टेप है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि डाटा कलेक्शन भी एक स्टेप है, तो वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ये। इसलिए आप ध्यान रखिए, उपकल्पना ज़रूर मिला होगा उसमें, तो वहाँ पर भी साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में भी थोड़ा सा। और एक उद्देश्य क्या होता है, देखिए इसका उद्देश्य ये भी होता है कि शोध जो होता है विषय वस्तु और शोध कार्यविधि की दृष्टि से दोहराया जा सके, मतलब रिपीट भी हो सकता है, डेटा आपको अगेन दोबारा से भी मिल सकता है। देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, श्वेता जी, देखो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। जब कभी भी शोध हो तो उस दौरान विषय वस्तु और कार्यविधि की दृष्टि से उसे दोहराया भी जा सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोहराने का मतलब क्या हुआ भाई, कि डेटा आपको, जैसे मान लीजिए कोई डेटा आपको मिला और वो जो डेटा मिला वो पर्याप्त नहीं है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आपने दोबारा से रिसर्च किया, और जब दोबारा रिसर्च किया आपने, तो जब दोबारा डेटा मिला है वही डेटा उसी विषय वस्तु से संबंधित है, तो इसलिए वो रिपीट हो गया। तो रिपीट हो सकता है डेटा आपको, ठीक है। और यह बात होती है किस में, यह उद्देश्य करता है कि भाई हम डेटा को रिपीट भी कर सकते हैं, और यह बात उपकल्पना में देखने को मिलती है हमें। उपकल्पना में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें मनुष्य जो होता है स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होता है, तो यही कारण है कि बार बार उसको क्या करता है, रिपीट करता है, भाई जानकारी लेना चाहता है, ठीक है।
तो इसीलिए जब हम किसी घटना या तथ्यों का जब हम अवलोकन करते हैं तो मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए हम दोबारा रिसर्च कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन का ही लक्ष्य है, एक प्रकार से उसका उद्देश्य मान सकते हो आप, ठीक है, उद्देश्य है ही है, ठीक है, तो ये उद्देश्य माना जाएगा। परिव्ययों के माध्यम से सहसंबंधों को इस तरह से जांचने में सक्षम होना जिससे सहसंबंध ज्ञात हो सके, मतलब कोरिलेशन को भी ज्ञात करता है। एक दूसरे से जांच जब हम करते हैं तो उसमें हमें कोरिलेशन पता चल जाता है, तो ये पता चलता है, ये भी एक प्रकार का उद्देश्य बताता है, ठीक है। जब ऐसी गतिविधि हो तो वह उद्देश्य कहलाता है अभिकल्पना का। अभिकल्पना एक पूर्ण विकसित शोध परिकल्पना की भावी योजनाओं को चलाने के लिए सुव्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता होती है। मतलब आप सोचिए कि जब भी आप शोध परिकल्पना करते हैं या आप अभिकल्पना लगाते हैं तो ऐसे नहीं कि आप कहीं से कुछ भी कर दें। और समाज कार्य में आप जानते हैं पहले से ही समाज कार्य वैज्ञानिक ढंग है, तो जब उसी का पार्ट है सोशल वर्क का ही, सोशल रिसर्च, तो आप जाहिर सी बात यहाँ पे समझिए कि जो अभिकल्पना होता है वो सुव्यवस्थित अध्ययन होता है, ठीक है। सुव्यवस्थित मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से होता है अध्ययन। और एक और लाभ देखिए, इसका उद्देश्य यह करता है कि शोध सामग्रियों की चयन की उचित तकनीकों का चुनाव करे और समय और साधनों का अपव्यय को रोकने का सक्षम बनाए। और मैंने आप लोगों से पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि अभिकल्पना में या उपकल्पना के अंतर्गत क्या कौन कौन से लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया था कि संसाधनों का जब आप अनुकूल करते हैं और अनुकूलतम के रूप में उसका प्रयोग में लाते हैं तो वहाँ पर समय और धन का आप न्यूनतम व्यय से अधिकतम सूचना प्राप्त करने की बात करते हैं। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपव्यय को रोकने का जो कार्य करता है वह एक प्रकार का यहाँ पे समाज कार्य शोध में आपकी अभिकल्पना कहलाएगी, ठीक है। तो ये था आपका उद्देश्य, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं और कुछ उद्देश्यों के बारे में जो अन्य विद्वानों ने कहा है। जैसे कहा है कि शोध विषय को परिभाषित करिए, स्पष्ट एवं व्याख्या करिए। तो देखिए, जब कभी शोध विषय के बारे में आप परिभाषित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि समाजकारी शोध की परिभाषा बता रहे हैं आप। समाजकारी शोध के विषय में जब कोई चीज़ आप डेफिनेशन या उसको परिभाषित करते हैं, उसको अस्पष्टता बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो आप वह अभिकल्पना के आधार पे करते हैं। मतलब आपने डिज़ाइन बना रखा कि मुझे पहले परिभाषा बोलना है, फिर उसके बाद उसके उद्देश्य बताने हैं, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं बतानी है, ठीक है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो होती है अभिकल्पना में डिज़ाइन की जाती है। और ये बेसिकली कार्य कारण संबंधों पर होता है। तो जहाँ पर हम तर्कवाक्य के आधार पर भी कर सकते हैं, कल्पना के आधार पर भी कर सकते हैं, पूर्वानुमान के आधार पर भी कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का आपका क्या माना जाएगा, उद्देश्य माना जाएगा। दूसरे को शोध के क्षेत्र में स्पष्टता करना, यानी दूसरे को शोध क्षेत्र में स्पष्ट करना, ठीक है। तो दूसरे को भी, जैसे आप क्लियर कट ऐसे नहीं कि भाई वहाँ पे किसी और व्यक्ति के साथ आपने रिलेट करते हुए दो चीज़ों के एक साथ बता रहे हैं। तो जैसे समकालीन घटनाएं नहीं बात करेंगे। समकालीन घटनाएं का मतलब समझते हैं आप लोग, बताइए ज़रा। समकालीन घटनाएं नहीं समझते हैं, बोलिए। हेलो, हाँ, सही। जैसे दो कोई घटनाएं हैं और वो दो घटनाओं को हम एक साथ कोई चीज़ या उसका अध्ययन करें या उसके बारे में जाने, तो ये बेसिकली एक हिस्ट्री का पार्ट है समकालीन के बारे में, ठीक है। तो दो घटनाएं, जैसे एक ही समय में दो घटनाएं कहीं घटित हों और उसके बारे में जानकारी देना, तो हम ऐसा नहीं काम करेंगे अभिकल्पना में। हाँ, दोनों का समय सेम हो, तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे समाज कार्य शोध में। समकालीन घटनाओं के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरे के शोध के क्षेत्र में हम स्पष्ट बताएंगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी एक प्रकार का इसका उद्देश्य माना है। तो समकालीन घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो इसमें दूसरों के शोध के क्षेत्रों को स्पष्ट कर देना चाहिए। ये चीज़ें आपको अलग तरीके से बतानी चाहिए, ठीक है। शोध की सीमा और परिधि निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। शोध का जो सीमा है, जो उसकी परिधि है, वो निर्धारित होनी चाहिए। मतलब कितने समय, चलो अगर मैं समय की बात करूँ तो सीमा वगैरह समय को ही रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बॉर्डर लाइन के ना समझें कि क्षेत्र वगैरह के बॉर्डर लाइन की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे 30 मिनट का है या 35 मिनट का, 40 मिनट का है, तो इस तरीके की गतिविधियाँ जो होती है इसमें शामिल होती हैं। शोध की सीमा परिधि पर निर्धारित होती है। तो शोध के संपूर्ण परिदृश्य की प्रदान करना और तरीकों को, परिणामों को बताना और समय और संसाधनों को सुनिश्चित करना, ठीक है। समय देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, वही चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। समय एवं संसाधनों को सुनिश्चित करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो किसमें पाई जाती है, बताइए ज़रा मुझे एक बार।
ये सभी के सभी समाज कार्य शोध में उपकल्पना के उद्देश्य के अंतर देखने को हम लोगों को मिलती है। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, है ना। सब के सब एग्ज़ाम में प्रश्न भी बनाए जाते हैं, उद्देश्य बताइए ज़रा इसका क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ें नहीं है। शोध प्रारूप के कुछ अंग होते हैं, जैसे अभिकल्पना के कुछ पार्ट जिसको हम अंग के रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसके अंग होते हैं, हम अंग पे डायरेक्ट बात करेंगे। पीवी यंग के द्वारा इन्होंने अपने प्रारूपों के अंतर्गत कुछ कंपोनेंट के बारे में चर्चा किया। जैसे हमें ये पता होना चाहिए अभिकल्पना में कि सबसे पहले प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से, ये जानकारी होनी चाहिए। देन उसके बाद हमें अध्ययन की प्रकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर अध्ययन के उद्देश्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शोध अभिकल्पना के घटक या अंग के रूप में जाने जाते हैं। उसके अंग कौन कौन से हैं शोध के, तो एक अध्ययन की प्रकृति हो जाएगी, एक स्रोत, सूचनाओं को जो स्रोत जो रिसोर्सेज हैं सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, वो रिसोर्सेज भी हो जाएंगे आपको। और अध्ययन का उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, उसका पार्ट है, एक अंग माना जाएगा, इसका कंपोनेंट जिसको बोलते हो आप, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अध्ययन के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर भी देखिए, जब भी आप कोई रिसर्च करें तो इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो होगा वो छोड़ दें आप लोग, ठीक है। तो अध्ययन में सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो होता है वो भी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको भी रखेंगे। उसके बाद अध्ययन में जो समाहित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे भूभौगोलिक क्षेत्र का मतलब सीधा सी बात है, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं समुदाय का रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस भौगोलिक क्षेत्र को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लगने वाले जो समय है, काल है, उसका भी निर्धारण कर सकते हैं, अध्ययन का आयाम कर सकते हैं, आंकड़ों का संकलन का आधार भी दे सकते हैं, आंकड़ों का जो संकलन है तो प्रयोग की जाने वाली जो विधियां हैं, जो कौन कौन सी विधि आपने लगाया है जिससे आपको डेटा मिला है, तो वो चीज़ें भी आपका यहाँ पे आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती है। ये पार्ट माना जाता है अभिकल्पना का, ठीक है। अभिकल्पना में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो देखिए यहाँ पे अभिकल्पना कहती है कि भाई इसके संबंध में कुछ टाइप होते हैं। जैसे गुड एंड हॉट ने कुछ मेथड था, उसके टाइप दिए गए। टाइप एक था अनुभाविक एकरूपता के संबंध में था, ठीक है, अनुभाविक टाइप था एक। और दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो वह था आपका आदर्श प्रारूप था। और अगर मैं तीसरा आपसे बात करूं तो वह था विश्लेषणात्मक चर के आधार पर था। तो 3 टाइप के थे आप लोग, ठीक है। तो 3 टाइप के मिल जाते हैं हमें शोध अभिकल्पना के प्रारूप में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं क्या है अनुभाविक में, तो यहाँ पर जैसे अनेक कहावतें होते हैं, मुहावरे होते हैं, लोकाकृतियाँ होती हैं, जिनको उससे संबंधित सभी लोगों को लोग जानते हैं और यह सत्य भी मानते हैं। सामाजिक अनुसंधानकर्ता उन्हीं उपकल्पना को बनाकर अवलोकन और अनुभाविक तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्र कर उसकी जांच करता है और निष्कर्ष के रूप में उसे प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वह अभिकल्पनाएं सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों के अनुभाविक तथ्यों के द्वारा परीक्षण की जा सकती है। तो जैसे सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए, जैसे कोई कहावत हो या कोई मुहावरा हो या कोई लोकावृत्तियाँ हैं, ठीक है, जो भी समाज में इन्वॉल्व है, जब भी कोई आप डेटा या ले रहे हैं या कोई निष्कर्ष बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे कोटेशन डाल देना चाहिए हमें फॉर्मेट में भी कि जिससे लोगों को क्या हो, मोटिवेशन मिले, या उनको एक प्रकार से यहाँ पर मैं कहूँ उनको मोटिवेट कर सकूँ ऐसी एक्टिविटी। तो जो शोधकर्ता होता है, जो सामाजिक अनुसंधान करता होता है, उन्हीं उपकल्पना को बनाकर वो क्या करता है, उसका अवलोकन करता है। तो उसके आधार पे जैसे आप नहीं देते हो, ये एग्जांपल देते हो कि फलाने व्यक्ति का भाई जो है उसके जैसा हो गया है ना, तो इस तरीके के एग्जांपल के माध्यम से आपको वहाँ पे जैसे शब्दों को अच्छा बनाना या सजाना, एक प्रकार से सौंदर्य लाना, ठीक है, ऐसी गतिविधियाँ जो होती है। तो अनुभाविक एकरूपता के संबंध में होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप उसके अवलोकन करिए, अनुभाविक और तथ्यों को एकत्र करिए और उसकी जांच कर लीजिए, ठीक है, तब जाके आप वहाँ पर निष्कर्षों को प्रस्तुत करिए। तो निष्कर्ष जब प्रस्तुत हो जाते हैं तो हमें वो वही चीज़ें जो तथ्य मिलते हैं उसी को हम कहते हैं अनुभाविक एकरूपता, ठीक है। तो हमने अनुभाविक एकरूपता का मतलब में एक बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि आंकड़ों को इसमें एकत्र किया जाता है, और एकत्र क्यों कर रहे हो, उसको जांच करने के लिए, ठीक है। और जब जांच करते हो आप तो उसके बाद आपके पास निष्कर्ष मिलते हैं, तो उन्हीं निष्कर्षों को जब आप प्रस्तुत करते हो, वही निष्कर्ष जो प्रस्तुत होते हैं वह अनुभाविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुभाविक कहलाते हैं। बस आपको यही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैधता वगैरह के बारे में, जैसे मैं अगर कहूँ कि निष्कर्षों पर आधार पे जो कोई चीज़ें आप लगाते हो तो वो वैधता का पार्ट माना जाता है, तो वैलिड तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर, तो वैलिड इसमें भी होगा, अनुभाविक में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अनुभाविक तथ्यों पर वैलिड नहीं माना जाएगा, विश्वसनीयता वैधता यहाँ पर भी बनी रहेगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
आगे हम बात करते हैं आदर्श प्रारूप के बारे में, ठीक है। आदर्श प्रारूप क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मेरी बात को। आदर्श प्रारूप के बारे में कि आदर्श प्रारूप एक ऐसी अभिकल्पनाएं हैं जिसमें जटिल आदर्श प्रारूपों के संबंधित में होता है, और इन अभिकल्पनाओं और अनुभाविक समरूपता का जो उद्देश्य होता है कार्य, उपकरणों तथा समस्याओं का निर्माण करना और इसके आगे जटिल क्षेत्रों में, ठीक है, अनुसंधान करने के लिए सहायता मिलती है। तो आदर्श प्रारूप के संबंध में अभिकल्पनाओं की जांच जो होती है, तथ्य एकत्र करके, तथ्य जो होते हैं वो एकत्र करके की जाती है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। देखो आदर्श का मतलब सिंपल सी है बात है, आप ध्यान से सुन लीजिए। जब अभिकल्पना में आपने अनुभाविक समरूपता का उद्देश्य को लेकर और उपकरण समस्या का निर्माण कर लिया, ठीक है, वहाँ पर देखो आपको मैंने एक चीज़ ये भी बताया कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपने शोध करता है तो, और शोधकर्ता क्या करता है, उपकल्पना बनाकर अवलोकन और अनुभाविक तथ्यों और आंकड़ों को एकत्र करके उसकी जांच करता है, ठीक है। वो जांच करेगा, वो अनुभाविक था, और जांच करने के बाद वो क्या करता है भाई, निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। वहाँ पर देखो निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिकल्पनाएँ होती हैं वो सामान्य ज्ञान पर आधारित होती हैं, जहाँ पे भाई निष्कर्ष जो है वहाँ पर ऑटोमेटिक प्रस्तुत हो जा रहे हैं जब आंकड़े आपको एकत्र किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक शब्द आपको यह मिल रहा होगा कि अनुभाविक समरूपता का उद्देश्य और उपकरण समस्याओं को निर्माण करना और उसके आगे जो जटिल क्षेत्र है जो अनुसंधान करने की सहायता मिलती है। तो वहाँ पर आदर्श प्रारूप से संबंधित अभिकल्पनाओं की जांच करिए और तथ्य एकत्रित करके फिर उसके बाद आपको क्या करना, निष्कर्ष निकाले जाएंगे। फिर आपके वहाँ पे निष्कर्ष निकाले जाएंगे। वहाँ मैंने आपको ये बताया कि निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत होगा, लेकिन आपने निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया और फिर आप क्या कह रहा हूँ मैं आपको कि एकत्र डाटा को करके और उसके बाद आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो वह एक आदर्श प्रारूप में आएगा। तो यहाँ पे दो टाइप आपको ये ध्यान रखना है, एक आदर्श होता है जो निष्कर्ष उसके बाद निकालना ही पड़ेगा, और अनुभाविक में ऑटोमेटिक निष्कर्ष निकल जाता है आपका, ठीक है, आंकड़ों को एकत्र करने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो सामान्य ज्ञान है ना, वो सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है। सामान्य ज्ञान पर आधारित कौन सा है, अनुभाविक है, ठीक है। निष्कर्ष निकाले जाते हैं किसके आधार पे, आदर्श के रूप में। निष्कर्ष किसके आधार पर निकाले जाते हैं, आदर्श प्रारूप पर निकाले जाते हैं। तो ये चीज़ है। और एक लास्ट है विश्लेषणात्मक चर से संबंधी क्या होगा, तो विश्लेषणात्मक देखो ये तार्किक विश्लेषण है, ठीक है। तो यह अभिकल्पना जो होती है चरों में तार्किक विश्लेषण के अतिरिक्त विभिन्न चर होते हैं जिस पे परस्पर क्या गुण संबंध है उसका भी विशेष रूप से विश्लेषण करती है, और विभिन्न चर एक दूसरे से प्रभावित करते हैं और इन प्रभावों को तार्किक आधार पर ढूंढना या अभिकल्पनाओं का उद्देश्य। विश्लेषण चरों के संबंध में अभिकल्पना अमूर्त प्रकृति होती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में इस अभिकल्पना के विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं विश्लेषणात्मक में, तो विश्लेषणात्मक एक ऐसा चर है जो विशेष रूप से गुणों को संबंध करता है, क्वालिटी को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर दो एक दूसरे को प्रभावित, दो जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो विश्लेषणात्मक वेरिएबल्स के अंतर्गत जो अमूर्त प्रकृति होगी, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट तरीके से, उस अमूर्त प्रकृति में हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो और ये बेसिकली देखा जाता है एक्सपेरिमेंटल में। किसमें देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल कौन सा है भाई, प्रयोगात्मक वाला है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल में हम देखते हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में इन अभिकल्पनाओं को विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो जैसे कभी एग्जाम में प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए जरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सी अभिकल्पना का प्रयोग होगा। तो ऐसे में अभिकल्पना का जो प्रयोग होता है वो होता है विश्लेषणात्मक का, ठीक है, जो गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो ये था आपका अभिकल्पना के टाइप थे, ठीक है। तो अभिकल्पना में आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी। देखो जैसे अगर मान लीजिए प्रश्न बनेगा, तो एक प्रश्न है, देखो यहाँ पर सुनिए एक बार, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शोध अभिकल्पना का प्रकार नहीं है। तो मैंने देखो एक अनुभाविक एकरूपता बताया है, विश्लेषणात्मक चर बताया है, आदर्श प्रारूप बताया है, डाटा संकलन बताया है, कहीं प्रकार बताइए जरा, प्रकार बताया है कहीं। यहाँ पे प्रश्न बनाया है आपसे कि प्रकार को लेकर, है ना, तो बताइए एक बार, क्या डेटा कलेक्शन प्रकार है ये अभिकल्पना का, बोलिए नहीं है। हाँ तो कट करिए इसको, ये नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वही बताना था हमें, डी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी। तो अनुभाविक में आपको यही बात मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों से, आप उसको ध्यान से सुनिए मेरी बात को,
कि ये एक सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है ये, और अनुभाविक तथ्य पर जो हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर हम परीक्षण कर सकते हैं और अनुभाविक तथ्यों को, आंकड़े को एकत्र करके उसकी जांच करते हैं और निष्कर्ष के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये बात। और निष्कर्ष निकल जो जाते हैं वो किस में होता है, वो आदर्श प्रारूप में होता है। और विश्लेषणात्मक चर में क्या होता है, विश्लेषणात्मक चर में क्या होता है भाई, हम यहाँ पे गुण की बात करते हैं, हम उसके क्योंकि तार्किक विश्लेषण करते हैं ना, मतलब एक प्रकार से वाद विवाद के रूप में करते हैं, तो परस्पर क्या गुण है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम तार्किक आधार पर ढूंढते हैं अभिकल्पना के उद्देश्य को। तो ये बेसिकली होता है अमूर्त, इसलिए मैं ढूंढता हूँ उसको, अमूर्त होता क्योंकि दिखाई नहीं देता ये। तो ऐसे में हम बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादातर विश्लेषणात्मक जो चर होता है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान में करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में हम किसको करते हैं, विश्लेषणात्मक चर को करते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। एक प्रश्न और कर लीजिए, फिर मैं दूसरा टॉपिक ले लेता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकल्पना का महत्व है। देखिए, अब इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है आपको, तो देखिए जरा, तथ्यों का संकलन करने में सहायक होना महत्व है, इम्पोर्टेंस है कि नहीं भाई उद्देश्य ही अगर आप सोचिए अपनी, तो वहाँ पर देखिए वैकल्पिक उपकल्पना को लेकर उसने क्या बोला था, साक्ष्य को इकट्ठा करने को बात कर रहा था। तो इकट्ठा में तथ्यों का संकलन होना सहायक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अध्ययन का उचित दिशा प्रदान करना, अध्ययन जब आप करेंगे तो भाई अनुचित दिशा तो कभी काम करेंगे नहीं आप। अभिकल्पना का महत्व तो यही होता है कि उचित दिशा में काम करें आप। ठीक है, तो यह आपका भी, ये भी सही हो जाएगा, बी वाला भी सही हो जाएगा। और अध्ययन में जब आप अभिकल्पना का महत्व की बात करें तो अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण होना, तो उद्देश्य तो होना ही चाहिए भाई, उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने बताया भी है कि शोध विषय को परिभाषित करिए, स्पष्ट करिए, व्याख्या दीजिए और दूसरों के क्षेत्र में आप स्पष्ट करिए। शोध की जो सीमा है, जो परिधि है, उसको निर्धारित करिए। और आपसे ये भी बताया गया है कि शोध के संपूर्ण जो परिदृश्य है उसको प्रदान करिए आप उसको वहाँ पे। ठीक है, तरीकों को और परिणामों को बताइए आप वहाँ पे, समय और संसाधनों को सुनिश्चित करिए आप वहाँ पर। तो ये एक प्रकार के उद्देश्यों के बारे में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना भी आपका सत्य माना जाएगा अभिकल्पना के महत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी के सही यहाँ पे जवाब डी हो जाएंगे सही। बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए मेरा, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है, अनुसंधान जो है संपर्क के आधार पर संख्याओं के कितने अभिकल्प होते हैं। तो देखिए, संपर्क की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ संपर्कों की संख्या को लेकर, है ना भाई, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो संपर्कों की संख्या में अगर मैं उसके आधार पर बात करूँ तो एक होता है आपका पार अनुभागीय अभिकल्पना होता है, जिसको आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिला होगा, ये पेपर फर्स्ट में भी मिला होगा या तो पेपर सेकंड में ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। पेपर सेकंड में भी मिला है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला है, ये भी मिला है। तो इसको बोला जाता है पार, पहले वाले को बोला जाता है पार अनुभागीय अभिकल्पना, जिसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन बोला जाता है इसको, है ना। और ये ध्यान आपको रखना है कि यह प्रक्रिया केवल एक ही बार एकत्र किया जाता है डेटा को लेने के लिए। जब भी आप कोई डेटा लेते हैं तो उस डेटा को प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐतिहासिक शोध का उदाहरण माना जाता है। ऐतिहासिक शोध होता है एक, उस ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त केवल एक बार ही एकत्र किए जा सकते हैं, वही कहलाता है आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बातें एक और बताता हूँ, एक आपने नाम सुना होगा अनुदैर्घ्य अभिकल्पना, जिसको आप लॉन्गिट्यूशनल बोलते हैं ना, अनुदैर्घ्य अभिकल्पना। और इसमें आपको क्या करना होता है, एक से अधिक बार जहाँ पर आपने किसी सैम्पलिंग का या यूनिट का प्रयोग किया है या आपने एक से अधिक बार किसी चीज़ को एकत्र करने के लिए प्रयोग में लाया है, तो अधिकता जहाँ पर एक बार होगा वो पार अनुभागी होगा, और अनुदैर्घ्य वो होगा जहाँ पर एक से अधिक बार होगा। ठीक है, जैसे एक संगठन का मानव संसाधन के विभाग के कर्मचारी का वेतन में वृद्धि करना। ठीक है, तो यह एक प्रकार का इसका उदाहरण मान लिया जाएगा। ठीक है, रोगी मान लीजिए व्यक्तियों की दवा खिलाने से पहले और या बाद में स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जो भी प्रदत्त कलेक्ट करता है,
वो किसका उदाहरण माना जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई रोगी है और डॉक्टर बार बार उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने जा रहा है, तो ये किसका पाठ माना जाएगा? पार अनुभागी का माना जाएगा कि अनुदैर्य का माना जाएगा? तो ये प्रश्न बनाए जाते हैं क्योंकि वो बार बार जाएगा उससे पूछने डेटा को, भाई डेटा लेने जाएगा बार बार ना कि भाई सही है तबीयत कि नहीं सही है, ठीक ठाक है कि नहीं सही है, रोगी बार बार जाएगा ना, तो इसलिए उसे कहा जाता है अनुदैर्य अभिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अनुदैर्य बोला जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए जरा एक बार, बोलिए। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, यहाँ पे निदर्शन आप देख रहे हैं। निदर्शन एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूँ रिसर्च में, इसी को प्रतिदर्श के नाम से भी जाना जाता है और इसी को न्यायदर्श के रूप में भी जाना जाता है और इसी को निदर्शन, प्रतिदर्श और न्यायदर्श, सैम्पलिंग इत्यादि चीज़ों के इसके नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपको मैं सीधा एक परिभाषा बताता हूँ, उसके आधार पर फिर समझाता हूँ। गुड्डेनहर्ट क्या कहता है कि निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। ठीक है, यह एक प्रकार का आपका सैम्पलिंग हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, आप ध्यान सुनिए। किसी भी शोध की प्रक्रिया में जब आप न्यायदर्श करना, आप जब भी कभी आप किसी भी प्रक्रिया में आप न्यायदर्श करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे न्यायदर्श करना आप सब के लिए एक प्रकार से अहम बात हो जाती है, यानी इम्पोर्टेंस हो जाती है। और इम्पोर्टेंस कहने का मतलब यह है कि महत्व देना। तो निदर्शन में महत्व देना जो होता है, क्योंकि विश्वसनीयता जो घटती है वो रिप्रेजेंट करता है, वह उसको बढ़ाने के लिए निदर्शन एक प्रकार से न्यायदर्श, सैम्पलिंग। और जहाँ पर न्यायदर्श चुनने में विश्वसनीयता को कम हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन पर हम इसको यूज में लाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन पर बाय द वे मान चलिए कोई समस्या है आपके पास, और जो समस्याएं हैं, मान लीजिए एक कोई समस्या है। अब समस्याएं आपको मान लीजिए मिलियन में है, लाख में है, 1000 में, 1000 में भी हो सकता है ना। तो समस्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं भाई। अब ऐसे में आप करेंगे क्या भाई? तो किसी एक पर्टिकुलर समस्या के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर हम उसको जो आवश्यकता होती है उसी के आधार पे हम करते हैं। लेकिन निदर्शन में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो निदर्शन एक प्रकार से जब मैं यूज़ करता हूँ तो किसी एक बड़े व्यापक क्षेत्र में करता हूँ। तो मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में गए या किसी समुदाय में गए जहाँ पर लोग रह रहे हैं। अब मान लीजिए वहाँ पे 10,000 लोग रह रहे हैं। अब 10,000 लोग रह रहे हैं, तो हम ये जनसंख्या है, तो अब 10,000 लोगों पे कॉमन है, ये समुदाय में आप गए हैं। ठीक है, तो ये जो 10,000 लोग हैं, तो इस पर तो आप पूरा काम करेंगे नहीं। बात को समझिए, सभी लोगों पर काम तो करेंगे नहीं। इसमें से आप क्या करेंगे, कुछ लोगों को उठा लेंगे भाई। कुछ लोगों को उठाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उठा लेना, उठाने का मतलब ये हुआ कि कुछ सैंपल लेंगे आप। जैसे समस्याएं सबकी कॉमन है, कोविड-19 से वो समुदाय के लोग, सभी लोग प्रभावित हैं, 10,000 लोग, सभी लोग प्रभावित हैं। तो इसमें से आपने कुछ लोगों को ले लिया, जैसे मैं कहूँ कि 10 लोगों को ले लिया या 5 लोगों को ले लिया, एक्सेट्रा, कितने मान लीजिए जो आपकी मर्जी है। ठीक है, उन लोगों को उठा लिया। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने 10 लोगों को लिया है। कितने लोगों को लिया? आपने 10 लोगों को लिया है। तो ये जितने लोग हैं, आप देखो प्रश्न को बहुत ध्यान समझिए, ये जो 10,000 लोग हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से निदर्शन में या सैंपलिंग में इनको कहा जाता है जनसंख्या। इनको क्या बोला जाता है? जनसंख्या बोला जाता है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, इन्हीं को समग्र भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था एक बार समग्र को लेकर, और समग्र की बजाय वो लिखा था बेस्टी। क्या लिखा था? बेस्टी लिखा था। एक बेस्टी भी होता है। ठीक है, समग्र, सॉरी बेस्टी नहीं होगा, समिष्ट होगा यहाँ पे, सॉरी समिष्ट होगा। क्या होगा? बोलिए बोलिए। इसी जनसंख्या को आप समग्र और जनसंख्या भी कह सकते हो, समग्र भी कह सकते हो, और समिष्ट भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो उन्हें? समिष्ट भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, इन्हें समिष्ट भी, यानी पॉपुलेशन। तो आपने 10,000 लोगों को क्या क्या नाम दिया? आपने जनसंख्या का नाम दे दिया, समग्र का नाम दे दिया, समिष्ट। और ये जो आप लोगों ने 10 लोगों को निकाला है बाहर, इनको क्या नाम दिया है बताइए ज़रा। इसको आपने नाम दिया है न्यायदर्श। क्या नाम दिया है? न्यायदर्श नाम दिया है। इसका नाम दिया आपने प्रतिदर्श। क्या नाम दिया भाई? प्रतिदर्श नाम दिया है। और क्या नाम दिया है? बेस्टी नाम दिया है। इसी को बेस्टी बोला जाता है। हेलो, आवाज़ जा रही है मेरी? कंफर्म करिए एक बार जरा, आवाज़ क्लियर है? बोल, आप बोल क्यों मेरे आवाज़ का समझ नहीं आ रहा है, बताइए। ठीक है, तो न्यायदर्श हो गया, प्रतिदर्श हो गया, बेस्टी हो जाएगा, और इकाई हो जाएगा। इसी को इकाई भी बोला जाता है, यानी यूनिट भी बोला जाता है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, और यही चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो समझो आप निदर्शन का परिभाषा समझ गए हैं अच्छे से।
क्योंकि गुड्डे एंड हार्ट क्या बोलता है कि किसी निदर्शन में किसी विशाल समग्र का, विशाल समग्र ये हुआ जनसंख्या, बताइए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना 10,000 विशाल समग्र हुआ, और एक छोटा सा प्रतिनिधित्व कर दिया, इसमें से 10 लोगों को निकाल लिया, जिसको आप न्यायदर्श, निदर्शन, प्रतिदर्श और व्यष्टि इकाई बोल रहे हो, ये सैंपलिंग हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ये परिभाषा किसने बोला है, बोलिए। गुड्डे एंड हार्ट ने बोला कि नहीं बोला है? नहीं समझ रहे हो आप लोग शायद। हाँ, तो यही चीज़ है, यहाँ पर आपको समझाना था मुझे कि गुड्डे एंड हार्ट ने इस परिभाषा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से इन्होंने बताया है, यही है आपका निदर्शन, यह आपका है निदर्शन। तो आपको यही समझना है। अब देखिए यहाँ से आगे भी कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, यह आगे भी कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग केसेस में हम क्या करते हैं? अच्छा देखो, सैम्पलिंग केसेस कई टाइप के भी होते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेनरी मेन हीम के बारे में, कह रहा है कि एक प्रतिदर्श समग्र जन का अंश होता है और उसका अध्ययन पूर्ण समग्र जन के विषय में अनुमान निकालने के लिए किया जाता है। यानी आप ये समझ सकते हो एक प्रकार से कि कोई जो चीज़ें आप निकाल रहे हो, उसका जो अध्ययन कर रहे हो व्यष्टि का, वह एक प्रक्रिया जो कहलाती है, वह आपका निदर्शन कहलाता है। सपोज़ अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जैसे मान लीजिए आपने जनसंख्या के आधार पे इन सारे लोगों को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसे में अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही व्यक्ति को चुनें, ठीक है। तो उसमें आप सैम्पलिंग में ज़रूरी ये भी नहीं कि केवल व्यक्ति का ही चुनाव करें, ज़रूरी आप यहाँ पर साहित्य के भी कर सकते हैं, पुस्तकों वगैरह के भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। साहित्य का भी चुनाव कर सकते हैं, आप उपकरणों का भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, उपकरणों का भी चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, व्यक्ति का भी चुनाव कर सकते हैं। तो मतलब केवल मेरे कहने का तात्पर्य था, एग्जाम्पल था कि यहाँ पे 10,000 व्यक्ति थे और ये चीज़ें थी। 10,000 पुस्तकें भी हो सकती हैं, 10,000 उपकरण भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि बताइए, जो शोध में समिष्ट है, प्रश्न मेरा है, शोध में समिष्ट से प्राप्त ज्ञान पैरामीटर है, तो बेस्ट से संगत सूचना क्या कहलाएगी? कौन बताएगा? अगर शोध में जो पैरामीटर है, पैरामीटर किसको बोलता हूँ मैं? इसी को बोल रहा था ना, समिष्ट समग्र को बोल रहा था। ये एक प्रकार से प्रश्न ऐसे बनेंगे, तो आप ध्यान सुनिए। शोध में जो समिष्ट से प्राप्त ज्ञान है वो क्या है? आपका पैरामीटर है। अब यही पैरामीटर अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए बेस्ट, जो बेस्ट होगा या बेस्ट के रूप में कौन सा सूचना होगी, बताइए ज़रा, ऑप्शन बताइए। लिंकट होगा, थर्स्टन होगा, कि गुटमैन होगा, कि आपका नॉन पैरामीटर होगा, कि नॉन पैरामीटर होगा, क्या होगा बताइए? शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। इसके आगे जो है मैं क्लास कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है।